हेलो नमस्कार दोस्तों, माई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं, एक नई सीरीज स्टार्ट करें और वो सीरीज है आपकी टीचिंग मेथड्स की। और टीचिंग मेथड्स में भी स्पेशल अपना सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। तो गणित की जो शिक्षण विधियाँ उनको हम आज यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, जो आपके कहाँ पे काम आएंगे। जो आपके रेट की एग्ज़ाम होगी, जो आपके सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम होगी, जो आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम होगी, इसके अलावा जो आपकी BST सिप जो PTT की एग्ज़ाम्स होती हैं, इसके अलावा जो आपकी CTET की एग्ज़ाम होती है, ठीक है। जितनी भी टीचिंग लेवल की जितनी भी एग्जाम है, सब में आपके जो मैथ सब्जेक्ट में जो शिक्षण विधियाँ वो यहाँ पे आपको करवाई जाएंगी और पूरी डिटेलिंग में करवाई जाएंगी आपको, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आपका शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो जाए यहाँ से बाहर चला जाए, क्योंकि जब डिटेलिंग में करवाएंगे तो क्वेश्चन बाहर जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, है ना। इसमें जो आपका जो सबसे पहला टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, देखो सबसे पहली बात है हम इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और इसमें जो सबसे पहला आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स मतलब गणित का इतिहास क्या रहा है। और इसमें जो भी ग्रेट मैथमेटिशियंस हुए हैं आपके, मतलब महान गणितज्ञ, ग्रेट मैथमेटिशियंस, मतलब ऐसे कौन से महान गणितज्ञ हुए हैं, साथ में हम उनकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं जितने एक एक टॉपिक के जितने भी वीडियो बनते हैं वो सारे बनाऊंगा आपके। तो आप सबको देखोगे तो आपको जो पूरी सीरीज है वो एक समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें, है ना। स्किप करने से हो सकता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ आप जो है वो मिस कर जाओ, ठीक है। तो चलो इसको लास्ट तक देखना, आपको शुरू करते हैं ना। हिस्ट्री ऑफ मैथ, हिस्ट्री का जैसे ही नाम आ जाता, जाहिर सी बात है जब हम कोई सब्जेक्ट कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका अगर इतिहास है क्या, कहाँ से ये मिली हमको, गणित की शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखो हमारा जो भारतीय जो गणित है इसका इतिहास काफ़ी पुराना है ना। हम ईसा पूर्व से इसकी बात करते हैं, बहुत ही काफ़ी पुराना इसका इतिहास है। अब बात यह आती है कि ठीक है भाई इतिहास पुराना है, लेकिन आपको जानकारी कहाँ से हुई। सबसे पहले आपको कहाँ से पता चला कि आपने इस चीज़ को यहाँ से लिया है, ठीक है। तो इसकी जानकारी होती कहाँ से आपको, तो इसकी जानकारी हमें देखो जो वेद होते हैं ना, अपने जो अपने वेद हैं, उन वेदों में भी सबसे पहले हमें ऋग्वेद में इसकी जानकारी हुई थी। और हम बात करते हैं कि चलो वो भी ठीक है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने उदाहरण लेके आओ आप जिससे हमें पता चले कि हाँ वास्तव में यहाँ पे थी ये चीज़। तो वेदांग ज्योतिष में एक श्लोक है, वेदांग ज्योतिष जो है उसमें एक ऋचा के माध्यम से ये बताया गया है कि गणित का महत्व एक श्लोक के माध्यम से वेदांग ज्योतिष में है। और वो क्या है, वो श्लोक है आपका यथा शिखा मयूराणाम, यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा, नागाणाम मणियो यथा। तद्वद वेदांग शास्त्राणाम, तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि वर्तते, गणितम मूर्धनि वर्तते। यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा, तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि यथा वर्तते। यथा शिखा मयूराणाम, जिस प्रकार मयूर की शिखाएं, नागाणाम मणियो यथा, जिस प्रकार सर्पों की मणियाँ होती हैं वो अपने शरीर का जो सर्वोपरि स्थान होता है अपना मस्तक, वहाँ विराजमान होती हैं, उसी प्रकार से तद्वद वेदांग शास्त्राणाम, जो वेद हैं, वेदों के अंग हैं और जो शास्त्र हैं उनमें भी गणित क्या है, शिरोमणि है। शिरोमणि मतलब सिर पर विराजमान है, अर्थात जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है अपना जो विषय है वो क्या है, गणित है। और देखो इम्पोर्टेंट है ये हमें पता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को हम कैसे कैसे समझते हैं वो आगे आगे पढ़ते जाएंगे। कौन से विषय में किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रहेगा वो आगे के टॉपिक में आएंगे, है ना। अभी हम इसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें गणित में ऐसी ऋचाएँ मिलती हैं जो वेदांग ज्योतिष है, वहाँ पे गणित के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ये बोला गया है कि यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा, तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि वर्तते, मतलब गणित के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसी प्रकार से एक गणित में एक जैनाचार्य जी हुए हैं, एक जिनका नाम है महावीराचार्य जी, जो जैन गणितज्ञ हुए हैं, एक गणितज्ञ हुए हैं जैन गणितज्ञ महावीराचार्य जी।
उन्होंने भी गणित के महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्या लिखा है कि बहुर्विधि प्रलापे किम किम त्रैलोक्ये सचराचरे, किम त्रैलोक्ये सचराचरे, किम त्रैलोक्ये सचराचरे, मतलब बहुत अधिक प्रलाप करने से क्या है। यत् किंचित वस्तु, बहुत अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है। यत् किंचित वस्तु तत्सर्व गणितेन बिना नाही, गणितेन बिना नहीं। इस प्रकार से उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से क्या कहा कि बहुर्विधि किम त्रैलोके सचराचरे यत् किंचित वस्तु तत्सर्व गणितेन बिना नाही। बहुत अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है। जब इस सचराचर जगत में, जब इस सचराचर त्रिलोक जगत में कोई भी वस्तु गणित के बिना संभव नहीं है। मतलब बहुत अधिक प्रलाप करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सचराचर जगत में गणित के बिना कुछ संभव ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि गणित सबका क्या है, बेस है, फाउंडेशन क्या है, सबका गणित है। तो इन श्लोक के माध्यम से हम कह सकते हैं कि गणित जो है वो कब से चला रहा है ना, वेदों के टाइम से चला रहा है, ये भी ठीक है। तो भारतीय जो गणित है इसका शुभारंभ कहाँ से माना जाता है प्यारे बच्चों। इसका शुभारंभ माना जाता है ऋग्वेद से, ठीक है। ऋग्वेद से इसका शुभारंभ जो है वो माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कि इस गणित का जो कालखंड है इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और मैं डिफाइन कर रहा हूँ प्यारे बच्चों इसको 5 काल खंडों में। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इसका इतिहास है और इसका हमें पता भी चल गया इनके माध्यम से, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपका इसका कालखंड है वो कैसा रहेगा और कितने रूपों में रहेगा। तो इसको मैं जो है ना गणित के कालखंड को 5 भागों में बांट रहा हूँ। कितने भागों में बांट रहा हूँ, 5 भागों में। तो इसका जो पहला है वो है आदिकाल। क्या है, आदिकाल। और आदिकाल का जो समय रहेगा वो रहेगा आपका 500 ईसा पूर्व तक। अब आप सोचो, हम ईसा पूर्व तक के पहले की बात करें, उस टाइम तक हम भारतीयों ने गणित को स्थापित कर दिया था, वो बहुत ही दृढ़तापूर्वक स्थापित कर दिया था हमने, है ना। इसके बाद में दूसरा जो कालखंड आता है वो आता है पूर्व मध्यकाल, मतलब मध्यकाल से पहले की जो बात है ना। और इसका जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक, ठीक है। 400 ईस्वी तक आता है इसका जो कालखंड वो। इसके बाद में जो तीसरा कालखंड है वो है मध्यकाल। तीसरा कालखंड वो है मध्यकाल, और इसका जो टाइम है प्यारे बच्चों वो है 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। ये जो भी अपने सन चलते हैं ना, सन में आ गए हैं अपन। इसके बाद में आता है आपका उत्तर मध्यकाल। मध्यकाल के जो बाद की बात आती है उत्तर मध्यकाल, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, ठीक है। और सबसे अंत में आता है आपका प्यारे बच्चों वर्तमान काल। क्या आता है, वर्तमान काल। और वर्तमान काल का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1800 ईस्वी से अभी जो आपका चल रहा है अभी तक। ये आपका सब किस में काउंट करेंगे हम, वर्तमान काल में। तो आपका जो गणित का जो इतिहास है उसको हम 5 कालखंडों में विभक्त करेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका आदिकाल, बहुत ही पुराना काल, पुरातन काल हो गया है ना, जो 500 ईसा पूर्व तक हम उसमें बात करेंगे। इसके बाद में आपका पूर्व मध्यकाल है, मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल है और वर्तमान काल है। अब हम क्या करेंगे, इन एक एक काल को यहाँ पे जो है पूरी डिटेलिंग में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आदिकाल की, ठीक है। तो मैं बाकी को रब कर देता हूँ, आप लिखना चाहो तो पॉज करके लिख लेना इसको, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल। देखो आदिकाल में ही है ना, जो भारतीय जो गणित थी वो बहुत ही दृढ़तापूर्वक स्थापित हो चुकी थी। और इस काल में भी आपके पास में जो बीज गणित, जो अंक गणित और रेखा गणित तीनों थी आपकी, बहुत ही दृढ़तापूर्वक स्थापित की जा चुकी थी।
तो बात आती है कि कैसे, इसके साक्ष्य से क्या है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अंक गणित और रेखा गणित, मतलब ये जो चीजें थी बहुत ही दृढ़तापूर्वक स्थापित की जा चुकी थी। अब ये जो आपका आदिकाल है, इसको भी हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिसमें एक तो है आपका वैदिक काल, एक तो आपका क्या है वैदिक काल। और वैदिक काल का जो आपका टाइम रहेगा वो रहेगा 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। दूसरा जो आपका टाइम पीरियड रहेगा इसमें वो रहेगा आपका उत्तर वैदिक काल। जो आपका आदिकाल है उसको भी हम दो भागों में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, एक आपका वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल, है ना। तो उत्तर वैदिक काल का आपका टाइम रहेगा 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले बात करते हैं अपन वैदिक काल की। वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व तक, उसकी बात करते हैं। तो वैदिक काल का नाम आते हैं, हमें समझ में आ गया कि गणित का शुभारंभ कहाँ से है, वैदिक काल से। और वैदिक काल में भी कहाँ से है, ऋग्वेद से, ठीक है। इस वैदिक काल में जो है, आप सबसे पहला लगा लेना, इसमें आदिकाल में भी वैदिक काल है ना। वैदिक काल में देखो क्या है, वैदिक काल में हमें तो शून्य है और जो संख्या स्थानमान पद्धति है उसका हमें जो है अनुभव हो चुका था। बात आती है ठीक है भाई, आपने कहा संख्या और स्थानमान पद्धति का हो, लेकिन कैसे, तो इसको भी हम एक ऋचा के माध्यम से समझेंगे। और वो ऋचा क्या है, ठीक है, वो ऋचा क्या है आपकी द्वादश परदयस्य कर्मेकम त्रीणि नभ्यामिक उच्चिकेत, त्रीणि नभ्यामिक उच्चिकेत, ठीक है। इसके बाद में है तस्मिन तस्माकम त्रिशता, तस्मिन अस्माकम त्रिशता नए संक्वोर्विता षष्टीर्ण चलचलास, षष्टीर्ण चलचलास। ये जो है आपकी एक गणित में एक वहां पे ऋग्वेद है, उसमें एक ऋचा मिलती है कि द्वादश परदेयस्य कर्मेकम त्रीणि नभ्यामिक उच्चिकेत तस्मिन् तस्माकम त्रिशतान संक्वोर्विता षष्टीर्ण चलचलास। अब इसका यहाँ एग्जाम्पल देने का कारण क्या है, इसमें आप कुछ नाम देखोगे, देखो एक आपने क्या देखा यहाँ पे द्वादश, एक आपने क्या देखा यहाँ पे त्रीणी, एक आपको मिलेगा यहाँ पे त्रिशता और एक आपको मिलेगा षष्टीर्ण। भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैंने अभी क्या कहा कि वैदिक काल में संख्याओं का ज्ञान हो चुका था। द्वादश मतलब 12 है, त्रीणी मतलब 3, त्रिशता मतलब 300 और षष्टीर्ण मतलब 60, ठीक है। तो ये आपका जो द्वादश इसका मतलब होता है पहले बच्चों 12, त्रीणी का मतलब होता है 3, त्रिशता का मतलब होता है 300। मतलब ये कोई वहां पे ऋचा मिली अपने को और उसमें देखो इन चीजों का जिक्र हुआ है, इसका मतलब संख्याओं का ज्ञान तो उस समय से ही हो गया था हमें, है ना। चलिए ये भी अच्छी बात है, हमें संख्याओं का ज्ञान हो चुका था, तो इसके माध्यम से हम कहेंगे कि हमें संख्याओं का ज्ञान भी हो गया था उस टाइम पे। अब बात यह आती है कि जो शून्य और जो स्थानमान पद्धति थी, शून्य और स्थानमान पद्धति, वो भी हमें इसी समय पे, स्थानमान पद्धति वो भी हमें इसी काल में जो है इसका ज्ञान भी हो गया था, ठीक है। इसके बाद में आपका जो शून्य और ये जो दार्शनिक स्थानमान नहीं है, सॉरी, ये है दार्शनिक स्थानमान। तो ये जो दार्शनिक स्थानमान पद्धति है और इसमें जो संख्याएं हैं, देखो एक्चुअली हुआ क्या कि अपने भारत से जो संख्याएं थी, जो 1 से लेकर 9 तक जो दार्शनिक स्थानमान है, वो संख्या हमारे यहाँ भारत से कहाँ गई थी, अरब देश में गई थी, और अरब देश से कहाँ गई, पश्चिमी देशों में, ठीक है। तो भारत से अरब देश में जाने के कारण वहां के लोग जो 1 से लेके जो 9 तक संख्याएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं, हिंदसा। क्या कहते हैं इसको, हिंदसा। अरब के लोग 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, हिंदसा कहते हैं। और अरब से फिर कहाँ गई, यूरोपीय देशों में। तो वहां पे देखना क्या है कि इसमें 0 सम्मिलित हो गया, 0 1 2 3 ऐसे करके फिर 9 तक, है ना। इन संख्याओं को वो क्या कहते हैं, हिंदू अरेबिक संख्याएं कहते हैं, वो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, क्या कहते हैं वो,
हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदू जो भारत है वहां से कहाँ गई? अरब देश में गई, और अरब देश से फिर कहाँ गई थी? वो पश्चिमी देशों में। इसलिए वहां के लोग इसको क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे, जो इसमें ये पहला आपने बात ही करी ली, वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व तक था। दूसरा हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल जो है उसको भी हम दो भागों में पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसमें एक रहेगा आपका सुलभ और वेदांग ज्योतिष काल, और दूसरा आपका रहेगा सूर्य प्रज्ञप्ति काल। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला रहेगा, चलिए पहले तो आप दूसरा नाम लिखना, उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का जो आपका टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसमें जो हम पहला पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वो है सुलभ और वेदांग ज्योतिष काल। सुलभ और वेदांग ज्योतिष काल। और इसमें जो हम दूसरा पढ़ेंगे वो रहेगा आपका सूर्य प्रज्ञप्ति काल। क्या पढ़ेंगे? सूर्य प्रज्ञप्ति काल। तो आपका जो सुलभ और वेदांग ज्योतिष काल है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं ना। सुलभ बात आती है, सुलभ होता क्या है? तो सुलभ एक प्रकार की रज्जु होती है। रज्जु मतलब रस्सी। रस्सी को क्या काम में लेंगे भाई? तो प्राचीन काल में क्या होते थे? यवन हवन होते थे, तो बहुत सारे यज्ञ बनाए जाते थे। तो ये जो यज्ञ, जो हवन कुंड बनाए जाते थे, उनकी क्या माप होनी चाहिए? उस माप को मापने के लिए जो काम में लेते थे वो क्या लेते थे? अपन सुलभ लेते थे, और उस सुलभ को हम बोलते हैं रज्जु। क्या बोलते हैं? रज्जु अर्थात रस्सी। तो रस्सी की एक निश्चित माप तो होती थी। अर्थात हम देखेंगे प्राचीन काल में जो वेदियां हमें मिली हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई थी। मतलब गणित का बहुत ही अच्छा उपयोग किया गया था। इसका मतलब गणित का उपयोग किया गया, तो गणित का ज्ञान तो रहा होगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए उस काल को हम क्या कहते हैं? सुलभ या वेदांग ज्योतिष काल। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन उस टाइम में सुलभ सूत्र बने थे। क्या बने थे? इस उत्तर वैदिक काल में जो यहाँ पे कुछ सुलभ सूत्रों की स्थापना हुई थी, कुछ सुलभ सूत्र। अब ये सूत्र क्या थे? बात ही आती है ना कि ये सूत्र क्या थे, उनको सूत्रकार कौन थे? तो ये सूत्र ऐसे थे कि पहले क्या होता था कि अगर कोई बात को मैं गणितीय भाषा में नहीं लिख पा रहा हूँ तो उनको मैं क्या करूँगा? सूत्र के रूप में मैंने लिख दिया उनको। और प्राचीन काल में ये होता था कि जो गणित थे, उनके जो सूत्रकार, जो गणितज्ञ थे, उनको किस प्रकार से लिख देते थे? सुलभ सूत्रों के रूप में लिख देते थे। अब वो देखो, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा। जैसे बोधायन का नाम, बोधायन जी लगाओ, बोधायन जो थे उनका नाम आप सभी ने सुना होगा, है ना? नाम कहाँ सुनते हैं? जब भी आपके पास में पाइथागोरस प्रमेय की बात आती है, वहां पे आप जो है बोधायन का नाम सुनते हो, है ना? क्योंकि हम ये कहते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, और साथ में स्लेश लगा के हम कहते हैं कि बोधायन प्रमेय। किसको बोधायन प्रमेय भी कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि पाइथागोरस ने उसको केवल गणित संरचना के रूप में डिफाइन कर दिया था, लेकिन वही बात बोधायन ने उत्तर वैदिक काल में ही सूत्र के रूप में डिफाइन की थी, जिसको हमने कहा था सुलभ सूत्र। अब वो सूत्र था क्या, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सुलभ सूत्र देखो, एक लाइन में इन्होंने पूरी बात लिख दी थी। दीर्घ चतुर्सरस्या अक्षण्या रज्जु पार्श्वमानी तिर्यगमानी व यत पर्यग भूते कुरु यत पर्यग भूते कुरु तस्त दुभ्यम करोति। ये एक पूरी एक लाइन है, मैंने ना यहाँ पे आपको नीचे लिख दी। ठीक है, ये है क्या? अब इसको देखो, आप समझो क्या लिखा मैंने। दीर्घ चतुर्सरस्या क्षणायाम रज्जु पार्श्वमानी तिर्यगमानी व यत पर्यग भूते कुरु तस्त दुभ्यम करोति। क्या मतलब है इसका? दीर्घ चतुर्सरस्य का मतलब है प्यारे बच्चों आयत है। क्या है? आयत। यहाँ लिखा हुआ अक्षण्या, अक्षण्या का मतलब होता है यहाँ पे आक्षण्या। जो इसकी आक्षण्या रज्जु है, आक्षण्या रज्जु का मतलब यहाँ पे कर्ण है। क्या मतलब है इसका?
कर्ण, आयत का कर्ण विकर्ण। तो आयत के विकर्ण के ऊपर बना हुआ वर्ग, उसके पार्श्वमानी, पार्श्वमानी मतलब आधार, उसके तिर्यकमानी, तिर्यकमानी मतलब लंब। तो आधार और लंब के ऊपर मतलब आयत का जो आधार है, आयत का जो लंब है, जिसको हम आज की भाषा में लंबाई और चौड़ाई कहते हैं, उनके ऊपर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आयत के विकर्ण का जो विकर्ण के ऊपर बने वर्ग का क्षेत्रफल है वो उसकी पार्श्वमानी और तिर्यकमानी जो भुजाएं हैं उनके ऊपर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और इसी बात को आज हम किस प्रकार से पढ़ते हैं? आज हम इसी बात को कह देते हैं क्या, कि जो समकोण त्रिभुज है, इसके कर्ण के ऊपर बना हुआ जो वर्ग है वो इसके आधार के ऊपर जो बना हुआ वर्ग है और इसके जो लंब के ऊपर जो बना हुआ वर्ग है, इनके क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब आपने यहाँ इसका क्षेत्रफल, इसके अगर मैं बुझाऊंगा नाम एबीसी दे दूं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बी स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सी स्क्वायर। भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो हम कहते हैं कि आधार के ऊपर बना हुआ वर्ग और जो इसके लंब पे बना हुआ वर्ग, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये किस पे बना, जो कर्ण के ऊपर बना हुआ वर्ग है उसके बराबर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यही बात इन्होंने कही है। अब इन्होंने क्या किया, फर्क इतना ही रहा कि इन्होंने ये बात कैसे बोली है, आयत के लिए बोल दी है बात। और भाई आपका समकोण त्रिभुज निकला कहां से है? आपका समकोण त्रिभुज यही तो है ना, समकोण त्रिभुज तो यहीं से निकला आपका। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो दीर्घ चतुर से जो आयत की कर्ण के ऊपर बना हुआ जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वो आपकी जो शेष दो भुजाएं हैं, पार्श्वमानी और तिर्यकमानी, आधार और लंब है, उनके ऊपर बने क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होती है। ये बात उन्होंने कब बोली थी? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के जो बीच का काल था, जिसको हम आज पाइथागोरस प्रमेय के रूप में काम में लेते हैं। बात इतनी तो है ना भाई कि पाइथागोरस जी ने क्या कहा था कि कर्ण स्क्वायर है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अलो, इन्होंने वैसे इस बात को गणितीय रूप में डिफाइन कर दिया। बाकी भारतीय गणित के श्रीमान बोधाचार्य हैं, जो बोधायन जी, उन्होंने तो बहुत पहले इसको डिफाइन कर दिया था। तो ये जो मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी है ना, इसको हम कहते हैं सुलभ सूत्र। ठीक है, तो अभी मैंने कहा कि इसको सुलभ और वेदांग ज्योतिष काल कहते हैं। सुलभ समझ में आ गया कि सुलभ सूत्रों के रूप में इनको लिखा गया था, इसलिए सुलभ काल कहते हैं। वेदांग ज्योतिष क्यों कहते हैं? वेदांग ज्योतिष इसलिए कहते हैं कि देखो उस टाइम पे जो ज्योतिष थी उसको भी एक समुचित काल के रूप में अपने को क्या करना था, डिफाइन करना था। मतलब एक निश्चित काल के रूप में डिफाइन करना था। भाई ठीक है, आप काल के रूप में डिफाइन कर रहे हो तो काल के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? गणनाओं की जरूरत पड़ेगी। तो गणनाओं की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपको गणित की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो वहां पर भी एक, इसका भी कैसे पता चलेगा कि आपने इसको काम में लिया है? तो इसके लिए भी जो है एक आपके पास में एक श्लोक है। देखो प्राचीन काल में क्या होता था, श्लोक ही होते थे भाई, श्लोक के रूप में लिखते थे। लेकिन उन श्लोकों में देखो गणित को कितनी शानदार तरीके से डिफाइन किया था, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसके लिए एक श्लोक है, तिथि मेका दशाम्य स्थान, तिथि मेका दशाम्य स्थान पर्व अंश समन्विताम, पर्व अंश समन्विताम विभज्य भय समूहेन, विभज्य भय समूहेन नक्षत्रादि सेत। इस नक्षत्रादि सेत के साथ में कुछ एक नाम और लगा हुआ है, विभज्य भय समूहेन तिथि नक्षत्र, एक तिथि और लगा होगा यहाँ पे ना, ये नाम पूरा ऐसे, तिथि नक्षत्रादि सेत। तो क्या है? तिथि मेका दशाम्य स्थान पर्व अंश समन्विताम विभज्य भय समूहेन तिथि नक्षत्रादि सेत। अब इसका मतलब क्या, मैं वो बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि तिथि को मेका दशा, या इस मेका दशा में क्या मतलब है? 11, 11, जो आज के टाइम में हम 11 बोलते हैं। तो इस ये कह रहे हैं कि तिथि को 11 से क्या करो, आप गुणा करो। ठीक है, पर्व अंश समन्विताम, समन्वित का मतलब जोड़ दो, उसके फिर 11 से गुणा करने के बाद में उसके पर्व में अंश को जोड़ दो। ठीक है, और पर्व में अंश को जोड़ने के बाद में जो आता है उसमें उसके नक्षत्र की जो संख्या है उससे क्या कर दो, उसको विभाज्य कर दो। अब देखो केवल इतनी चीज नहीं है, 3 चीज और आई है यहाँ पे। मैंने एक तो यहाँ पे कहा कि 11 से गुणा कर दो, क्या बोला मैंने? गुणा कर दो। एक समन्विताम, मैंने कहा कि जोड़ दो। एक मैंने कहा विभाज्य, मैंने कहा कि आप भाग कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि अंक गणित की जो संक्रियाएं थी
उस वेदांग ज्योतिष काल में जो अंकगणितीय संक्रियाएं थी उनका ज्ञान भी यहाँ पे हो चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने गजब के अपने महान गणितज्ञ हुए होंगे उस टाइम पे। अब बात चलो ये भी ठीक है, अभी मैं कुछ यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। ये यहाँ पे आपका उत्तर वैदिक काल है, उसमें जो पहला आपका सुलु और वेदांग ज्योतिष काल है वो कंप्लीट होता है। लेकिन मैंने ये बात की कि आपके सुलभ सूत्र लिखे हैं ना, सुलभ सूत्र, तो वो लिखे किसने? तो कुछ ऐसे सूत्रकार हैं जिनका नाम जो है वो विशेष है इसमें, है ना, जिसमें एक है आपके इंपॉर्टेंट जो हमने बात की थी बोधायन, एक आपके आपस्तंभ, एक है आपके कात्यायन। ये तीन जो हैं ये विशेष स्थान रखते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा एक नाम आता है आपका वारा है, एक नाम आता आपका बेधुल, एक नाम आता आपका मानव, और एक नाम और आता है ना, एक नाम आप और आता है ये। लेकिन ये जो है तीन जो इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा चार और ऐसे नाम आते हैं, इनमें एक नाम अभी मैं मिस कर रहा हूँ, वो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा ना अभी, और जैसे अभी बीच में याद आ जाएगा तो मैं आपको बीच में बता दूंगा। कौन कौन है? बोधायन, आपस्तंभ और कात्यायन, वारा है, बेदुल और मानव। देखो यार उनका मैत्रायण है। तो प्यारे बच्चों वो एक और जो रह गए आपके वो कौन है? मैत्रायण है वो, है ना। तो एक कौन है? मैत्रायण। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट जो है सुलभ सूत्रकार हुए हैं जिन्होंने सुलभ सूत्रों की स्थापना की थी। तो ये रहेगा आपका उत्तर वैदिक काल में पहला टॉपिक। इसी में जो सेकंड आपका है वो है आपका सूर्य प्रज्ञप्ति काल। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, जो आपको अच्छी लगे वो आप इनमें से नोट डाउन करते जाएं साथ साथ में। जो दूसरा है आपका वो क्या है? सूर्य प्रज्ञप्ति काल। प्रज्ञप्ति काल, देखो यहाँ पे एक नाम है सूर्य प्रज्ञप्ति। ये जो सूर्य प्रज्ञप्ति है ये जैन धर्म के दो महत्वपूर्ण साहित्य हैं प्यारे बच्चों, जिनमें एक नाम है आपका सूर्य प्रज्ञप्ति और एक नाम है आपका चंद्र प्रज्ञप्ति। तो ये आपका जो सूर्य प्रज्ञप्ति है ना, इसमें आपको सबसे पहले एक नाम जो है ऐसा जो सबसे पहले सुनने को मिलता है वो है दीर्घवृत्त। आज हम गणित में जो दीर्घवृत्त को पढ़ते हैं, दीर्घवृत्त है क्या? आयत जो होता है आपका, इसका जो आपका भारी आवरण होता है ना, इसी को तो हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? दीर्घवृत्त बोलते हैं। तो हम दीर्घवृत्त का जो हमें इस टाइम में एक नाम और मिलता है वो मिलता है हमें परिमंडल। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये क्या है? परि मतलब बाहर का, मंडल मतलब आवरण। तो इस आयत के बाहर का आवरण ही तो है, इसको हमने क्या नाम दिया? दीर्घवृत्त। ठीक है, तो दीर्घवृत्त बना कैसे ये हमें यहाँ से समझ में आता है। ठीक, बात आती है कि क्या केवल इन्होंने दीर्घवृत्त की बात की थी या और कोई बात नहीं की थी? नहीं भाई साहब, देखो एक आपके पास में भगवती सूत्र भी आते हैं। भगवती सूत्र जो है ये 300 ईसा पूर्व लिखे गए थे, है ना। भगवती सूत्र जो 300 ईसा पूर्व लिखे गए। इसमें भी जो परिमंडल है ना, इसको दो भागों में बांटा गया था। यहाँ पर भी दीर्घवृत्त को परिमंडली बोला गया है, और इसमें जो है दो भागों में बांट दिया था इसको, जिसको एक तो कहते हैं परतर परिमंडल, एक तो क्या कहते हैं इसको? परतर परिमंडल, और एक कहते हैं घन परिमंडल। तो बात ये आती है कि यार हमने दीर्घवृत्त को हमने बहुत पहले बता दिया था, जो दीर्घवृत्त हम आज पढ़ रहे हैं। अच्छा, वैसे जो दीर्घवृत्त की जो बात करते हैं ना वो करते हैं गणितज्ञ मिनिमैक्स। अगर हम कहते हैं ना कि दीर्घवृत्त की बात की किसने, तो आज हमें जो सुनने को मिलता है वो नाम हमें गणितज्ञ सुनने को मिलता है मिनिमैक्स। और इन्होंने कब बताया था? ये 350 ईसा पूर्व। लेकिन भाई हमने तो उससे पहले ही बता दिया ना, हम तो सूर्य प्रज्ञप्ति काल मतलब 500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, 500 ईसा पूर्व से पहले की बात कर रहे हैं हम तो हमने तो इनसे भी पहले बता दिया था दीर्घवृत्त को। कहाँ बताया था? सूर्य प्रज्ञप्ति काल में। ये जो सूर्य प्रज्ञप्ति काल और चंद्र प्रज्ञप्ति काल है, ये जो दोनों साहित्य हैं ये जैनाचार्यों के हैं, मतलब जो जैन धर्म के हैं इनके साहित्य हैं, है ना। तो इनमें हमने बहुत पहले बता दिया था जो दीर्घवृत्त, मिनिमैक्स से भी पहले। हम आज के टाइम में अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो मिनिमैक्स गणितज्ञ उन्होंने बताया था। और भगवती सूत्र जो 300 ईसा पूर्व हुए थे उसमें भी इसका उल्लेख किया जा चुका है। उसमें जो परतर परिमंडल और घन परिमंडल इसको बोला गया है। ठीक है,
इसके अलावा सूर्य प्रज्ञप्ति काल में और क्या मिलता है हमको? देखो जैनाचार्यों ने ना केवल दीर्घवृत्त के बारे में बताया, इसके अलावा भी और कई प्रकार की जो संक्रियाएं थी उनके बारे में बताया, जैसे आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिसको हम आज संचय क्रमचय बोलते हैं। इसके अलावा आपका जो घातांक है, आपका जो लॉगरिथम है, आज हम बात करते हैं लॉगरिथम, मतलब इसमें लॉगरिथम का मतलब हो गया लघु गुणक, है ना प्यारे बच्चों। लॉग जिसको बोलते हैं, लॉग वाली संख्या है ना, लघु गणक। हम आज के टाइम में अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जॉन नेपियर ने इसका हमें बताया था सबसे पहले, जॉन नेपियर। अब जॉन नेपियर का जो टाइम पीरियड है वो 1550 से लेकर 1617 तक है। जॉन नेपियर का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ तक आता है? 1550 से 1617 तक। लेकिन हमने लघु गुणक की जो बात करी थी वो सूर्य प्रज्ञप्ति काल में हो गई थी। कब? कौन सा हिस्सा पूरा? मतलब जॉन नेपियर भाई साहब जो हैं, इनसे भी 2000 साल पहले हमने लॉगरिथम की बात कर दी थी, और वो भी बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही दृढ़ता पूर्वक स्थापित कर दिया था हमने। देखो ये चीजें अब ऐसे नहीं है कि हमने वहां कह दिया तो क्या वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से कह दिया था। बिल्कुल भाई साहब, वहां पे हमने बहुत अच्छे से उनको आना स्थापित कर दिया था उसी टाइम पे, ठीक है। तो इस टाइम मैंने इनसे तो 2000 साल पहले हमने कह दिया था कि लॉगरिथम भी नाम की भी कोई चीज। इसके अलावा जो आपके बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म जो साहित्य है ना, मतलब इनके अलावा जो आपका बौद्ध धर्म जो साहित्य है उसमें भी गणित के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। और वहां पे जो है आपकी जो गणित है उसको देखो दो रूप में डिफाइन किया गया है, एक तो गणना के रूप में और एक होती है आपकी संख्यान। जो गणित है ना उसको दो भागों में बांटा था, गणना और संख्यान। तो यहाँ पे जो गणना है मतलब सिंपल गणित, आपको केवल 1 2 3 4 5 ऐसे केवल काउंटिंग करनी है, या फिर और जो सिंपल संक्रियाएं हैं अंक गणित की उनको काम में लेना है। लेकिन संख्यान का मतलब है यहाँ पे हायर मैथमेटिक्स, हायर मैथ्स, ठीक है। मतलब जो उच्च गणित है, उच्च लेवल की जो गणित है उसकी बात हम संख्यान में करते हैं। इसके अलावा जो गणनाएं हैं उनको भी 3 रूपों में डिफाइन किया गया था। यहाँ पे जो संख्याएं हैं, जो संख्याएं हैं उनको भी 3 रूपों में बताया था। जो क्या है आपकी, एक तो उन्होंने कहा कि संख्याएं जो होती है वो संख्या होती हैं। संख्या का मतलब है काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं। एक इन्होंने बताया था असंख्य, किसमें? बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो बौद्ध धर्म में जो गणित का प्रचार प्रसार हुआ था। और एक बात करते हैं अनंत की, कि जो संख्याएं हैं वो 3 प्रकार की होती है, या तो उनको गिना जा सकता है या उनको नहीं गिना जा सकता है, या फिर वो अनंत तक चल रही हैं। तो संख्य, असंख्य और अनंत। तो इस प्रकार से आपका जो सूर्य प्रज्ञप्ति काल है वो भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, और इसी के साथ में आपका जो आदिकाल है अपने गणित इतिहास का जो पहला खंड है आदिकाल, वो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा वो सेगमेंट तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ये पूरी सीरीज करवाई जानी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।